गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करते हैं द हिंदू के फ्रंट पेज की। तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाएंगे कि जो साइमल्टेनियस पोल्स है, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात हो रही थी कि मंडे को यहाँ पर ये लोकसभा के अंदर लाया जाएगा, तो जो रिवाइज्ड लिस्ट आई है उसके अंदर फिलहाल वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है। यानी कि हो सकता है इसको लाने में थोड़ा सा भी डिले हो सकता है कि सरकार शायद जो अभी संविधान के ऊपर चर्चा हो रही है राज्यसभा के अंदर, राइट, उसके बाद ये शायद अभी बिल लेकर आए। पर अभी के लिए, थोड़े टाइम के लिए, अभी के लिए शायद इसको नहीं लाया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें ना, हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने बात कही है कि अगर हम बात करें 1951, 52, 57, 62, 67 इन इलेक्शंस की बात करें, तो भाई उस समय तो हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन तो था ही साथ इलेक्शंस होते थे। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, अगर हम लॉ कमीशन की 170th रिपोर्ट की बात करें, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि जो आपके इलेक्शंस होते हैं इस तरह से अलग अलग, कि कभी लोकसभा का फिर किसी और असेंबली का, ये एक एक्सेप्शन की तरह देखा जाए, इसको रूल मत बनाओ कि अलग अलग हो। आप कोशिश कीजिए कि ज्यादातर इलेक्शन साथ में ही हो। अगर कभी कभार बीच में कोई इलेक्शन साथ में नहीं हो पा रहा है तो इट कुड बी ट्रीटेड एज एन एक्सेप्शन एंड उसको रूल मत बनाया जाए। तो ये बातें यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगी कि थोड़ा अभी टाइम लगेगा शायद वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाने के रिगार्डिंग। एंड फिर क्या होगा पार्लियामेंट के अंदर, वो तो समय ही बताएगा, राइट। दोस्तों, डेट है आज की 16 दिसंबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू, यहाँ पर जाकर इसकी पीडीएफ को एक्सेस कर पाओगे और जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है मैं यहीं पर आपके साथ डिस्कस करता रहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक के साथ, और जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है सौराष्ट्र फॉसिल्स के बारे में। थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। देखो, आप लोगों ने ना हिस्ट्री के अंदर पक्का ये चीज पढ़ी होगी कि जब हम बात करते हैं ह्यूमन के ओरिजिन की या होमो सेपियंस की हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर इवॉल्व होते हैं, राइट। एंड उसके बाद वो पूरी दुनिया के अंदर इस तरह से वो माइग्रेट करते हैं। यानी कि इसको थ्योरी को नाम दिया जाता है आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी, कि होमो सेपियंस का जो इवॉल्वेशन हुआ वो अफ्रीका के अंदर हुआ एंड अकॉर्डिंगली वो मूव करते रहे। बिल्कुल ठीक बात है। अब इसी थ्योरीज के बाद ना बहुत सारी थ्योरी आती है। एक थ्योरी जिसको हम बोलते हैं कोस्टल डिस्पर्जन थ्योरी, सुना होगा आप लोगों ने इसके बारे में भी। यहाँ पर ये बताया जाता है कि अगर हम ज्यादातर ह्यूमन सेटलमेंट्स की बात करें ना, तो वो कहीं ना कहीं कोस्टल रूट्स के साथ लिंक्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अंडमान निकोबार की यहाँ पे बात करते हो, तो वो भी कहीं ना कहीं कोस्टल रूट के साथ लिंक्ड है, राइट। तो काफी सारी थ्योरीज इस तरह से बोलती हैं, हालांकि बहुत सारी थ्योरीज इसके अगेंस्ट भी बात करती हैं। पर अभी पता क्या हुआ है, अगर हम जाते हैं गुजरात के अंदर, सौराष्ट्र की यहाँ पे बात करते हैं ना गुजरात में, तो वहां से हमें कुछ फॉसिल्स मिले हैं। एंड इन फॉसिल्स के थ्रू हमने ये एविडेंस हमें मिला है कि जो ह्यूमन डिस्पर्सल हुआ ना इस तरह से, ये कोस्टल रूट्स के थ्रू यहाँ पर नहीं हुआ, ये हुआ है इंटीरियर रूट्स के थ्रू। आप पूछोगे वो कैसे पता लग गया हमें, सौराष्ट्र में क्या ऐसा मिल गया। देखो, सौराष्ट्र के अंदर ना हमें कुछ पत्थर मिले हैं, कुछ सामान मिला है, कुछ आपको यहाँ पे जो मणि होती है ना, वो यहाँ पे हमें मिली है, जिनको हम चर्च जैस्पर या चाल्सीडोनी बोलते हैं। इनके द्वारा डेवलप किए गए जो टूल्स हैं, हमें यहाँ पे वो डिस्कवर हुए हैं। और कोई भी एविडेंस नहीं मिला कोस्टल हैबिटेशन का। एक्चुअली में अगर हम बात करें, जैसे अगर मेरीन फूड होता है ना, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी होगी लोगों की। लेट से अगर हम बात करें, कुछ फिश हो गया, कुछ शेल फिश हो गया, कुछ ये सब चीजें दिखनी चाहिए थी, पर ये सब चीजें बिल्कुल मिली ही नहीं। ऑन द अदर हैंड मिला क्या, जो बाकी चीजें थी, और उन चीजों ने हमें कहीं ना कहीं ये इंडिकेट किया कि जो ह्यूमंस इस तरह से अलग अलग जगह पे मूव किए, ये कोस्टल नहीं, ये क्या था, ये इनलैंड माइग्रेशन रहा होगा। ऐसा यहाँ पर जो नए सौराष्ट्र के अंदर एविडेंसेस आए हैं, उन्होंने हमें यहाँ पे ये चीज बताई हुई है। जैसे आप इसका एविडेंस आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि जो सेंट्रल पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है, ये कहीं ना कहीं इनके थ्रू यहाँ पे मूव करते हुए यहाँ पे आए होंगे। अगर कहीं ना कहीं आए होते कोस्टल रूट्स के थ्रू, तो कुछ ना कुछ फिश शेलफिश यहाँ पे मिली होती, पर ऐसा कोई एविडेंस यहाँ पे देखने को मिला ही नहीं है। जिस वजह से जो कोस्टल वाली जो थ्योरी थी, वो एक तरह से सौराष्ट्र फॉसिल्स ने उसको गलत प्रूव करने की कोशिश करी है। एंड जो नया एविडेंस मिला है वो शो करता है कि इनलैंड यहाँ पे माइग्रेशन था। आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। पहले वाला जो कोस्टल रूट थ्योरी थी, वो दरअसल में 2013 के अंदर पॉल मेलर्स, उन्होंने यहाँ पे ये सजेस्ट करी थी कि लेट पैलियोलिथिक टाइम्स के अंदर आपके अफ्रीका से अलग अलग ऑस्ट्रेलिया हो गया और बाकी जगह कोस्टल रूट्स के अंदर गए होंगे, ऐसा इनका यहाँ पे कहना था। पर जो नए एविडेंसेस हैं, उन्होंने इसके अगेंस्ट यहाँ पे हमें इंडिकेट किया है। आई होप ये बात आप लोग समझ पाए होंगे, राइट। अगले टॉपिक की तरफ डिस्कशन करते हैं, दैट इज ओडिशा गवर्नमेंट्स एक्सटर्नल लोन फॉर पीवीटीजी डेवलपमेंट अंडर स्क्रूटनी। देखो, एक्चुअल में आप नोटिस करोगे कि हम लोगों ने ना पीवीटीजीस के बारे में तो बहुत बार डिस्कशन किया हुआ है ना।
छोटा सा क्विक रिकैप आपको दे देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहले भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अब होता क्या है, देखो शेड्यूल्ड ट्राइब्स तो वैसे अपने आप में काफ़ी थोड़ा पिछड़े हमें देखने को मिलते हैं, बट पीवीटीजीज़ ऐसा एक सब कैटेगरी देखने को मिल जाती है जो अपने आप में और भी ज़्यादा पिछड़े हैं। इनके दरअसल में 4 क्राइटेरिया आपको देखने को मिल जाते हैं। पहली चीज़ तो क्या है, लिटरेसी रेट इनका काफ़ी कम होता है। दूसरा, जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज़ प्री एग्रीकल्चर, बाकी इसके अलावा इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी होती है, मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती। एंड चौथा पॉइंट इनका रहता है, दैट इज़ जो इनका पॉपुलेशन होता है, या तो वो डिक्लाइनिंग होता है या वो स्टैग्नेंट होता है। ये 4 कंडीशंस के ऊपर अकॉर्डिंगली किसी ग्रुप को पीवीटीजी ग्रुप यहाँ पे कहा जाता है। इस तरह से भारत के अंदर अगर हम बात करें ना, टोटल 75 पीवीटीजी ग्रुप आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड जो मैक्सिमम पीवीटीजीज हैं वो आपको ओडिशा के अंदर देखने को मिल जाएंगे, जहां पर 13 पीवीटीजी ग्रुप्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। दरअसल में देवार कमीशन जो था, उन्होंने इस तरह की क्लासिफिकेशन स्टार्ट करी थी। पहले इनको पीटीजीज प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप कहा जाता था, फिर बाद में 2006 के अंदर सरकार ने क्लासिफिकेशन चेंज करके इनको नाम दे दिया पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। अब मैं बात कर रहा हूँ उड़ीसा की, तो उड़ीसा के अंदर ये 13 अलग अलग आपको पीवीटीजीज देखने को मिल जाएंगे, जिनके आप नाम यहाँ पे देख सकते हो। दीज आर द 13 पीवीटीजीज विच इज द हाईएस्ट इन इंडिया, मतलब वो कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर। चलो ठीक है, ये बातें तो हमें पीवीटीजीज के बारे में पता थी। अब हुआ पता क्या है, उड़ीसा के अंदर ना एक पीवीटीजी एम्पावरमेंट मिशन चल रहा है। ठीक है, पीवीटीजी एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम, ये यहाँ पे उड़ीसा के अंदर चल रहा है। अब इसके अंदर इनको पैसा चाहिए। अब वो पैसा कहाँ से ले रहे हैं, वो पैसा ले रहे हैं आईफेड से। क्या है आईफेड, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। यहाँ से उड़ीसा ने यहाँ पे वो प्लान कर रहा है यहाँ से लोन लेने का। आईफेड है क्या, देखो पहली बात तो आप ये अंडरस्टैंड करो, आईफेड यूएन की ही आपको एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी देखने को मिल जाएगी। ये रूरल लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करती है। रूरल लोगों के इन्वेस्ट करने के ऊपर क्या होगा, उनकी फूड सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाता है, उनके न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाता है, उनकी इनकम का ध्यान रखा जाता है। और साथ ही साथ अलग अलग प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर या तो ग्रांट्स देते हैं, या फिर बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन्स दिए जाते हैं आईफेड के द्वारा। समझ पाए, एक्चुअल में क्या हुआ, 1977 से ये यहाँ पे काम कर रही है। दुनिया भर में जहां पर भी फूड क्राइसिस आता है ना, उसको सपोर्ट करने के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो यानी कि पावर्टी हो गया, हंगर हो गया, इसको खत्म करना इनकी एक मेजर, इनका मेजर गोल यहाँ पे रहता है। इनके हेडक्वार्टर्स आपको रोम इटली में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा, किसान हो गया, ठीक है, पेस्टोलिस्ट हो गया, बेसिकली रूरल डेवलपमेंट के अंदर काम करते हैं। एंड बाकी फॉरेस्टर, फिशर्स, ये सब भी इनके एक तरह से टारगेट ग्रुप्स यहाँ पे रहते हैं। तो कुछ एरियाज जिनके ऊपर ये काम करेंगे, डिजास्टर प्रिपेयरनेस हो गया, सोशल लर्निंग, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे काम करते हैं। इवन अगर आप जैसे कहीं पे रिसर्च हो गया, इनोवेशन, इंस्टीट्यूशनल चेंज हो गया, या फिर कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो प्रो प्योर है, उसके ऊपर यहाँ पे डेफिनेटली उनके लिए ग्रांट्स वगैरह यहाँ पर इनके द्वारा इशू करी जाती है आईफेड के द्वारा। तो अभी उड़ीसा गवर्नमेंट यहाँ पे इनसे ले रही है, तो अभी थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग कुछ चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, इस वजह से ये मुद्दा पूरा न्यूज में आया था। तो पीवीटीजी भी डिस्कस कर लिया हमने, और आईफेड को भी अच्छे से हमने यहाँ पे समझ लिया है। आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज डेजर्ट नाइट। डेजर्ट नाइट बहुत ही एक सिंपल सी एक्सरसाइज है, जो कि हो रही है 3 देशों के बीच में, इंडिया, फ्रांस एंड यूएई। कहाँ पे हो रही है, ओवर द अरेबियन सी। आप इसके ऑब्जेक्टिव देख पाओगे, तीनों देश यहाँ पर मिलकर साथ में ट्राइलेटरल डिफेंस कॉपरेशन अपनी इंक्रीज करेंगे, साथ में इंटरऑपरेबिलिटी होगी, सिनर्जी इंक्रीज होगी, एंड एक तरह से इंडो पैसिफिक और पर्शियन गल्फ रीजन के अंदर अपनी पार्टनरशिप भी स्ट्रेंथन कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो एक एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग भी होती है, जो कि आप नोटिस कर पाओगे, जो यूएई की एयरफोर्स यहाँ पे होल्ड करती है। तो डेजर्ट फ्लैग का भी पता होना चाहिए, और डेजर्ट नाइट हमने ट्राइलेटरल डिस्कस कर ही लिया था। तो ये जो आपका यूएई के अंदर ना अल दाफरा एयर बेस है, इंडिया इसके अंदर फ्रीक्वेंटली पार्टिसिपेट करता रहता है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट। इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, जो आपका इंडियन जुडिशरी के अंतर्गत आईसीटी का डेवलपमेंट हम और कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम पता क्या चाहते हैं, हम बेसिकली ये चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंडियन जुडिशरी बेहतर बन पाए। किस तरह से, देखो हम ये चाहते हैं कि जो सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं, उन तक एफिशिएंट और टाइम बाउंड मैनर के अंदर पहुंचाया जा पाए। इसके लिए टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल होगा। प्लस कोर्ट्स के अंदर जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, हम उनको इंस्टॉल करना चाहते हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन सब तक आसानी से पहुंचे, उसके लिए ऑटोमेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, राइट। तो बेसिकली जुडिशियल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ जो जुडिशियल सिस्टम है उसको अफोर्डेबल बनाने के लिए अलग अलग काम किए जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे वर्चुअल कोर्ट्स की हम बात करते हैं, दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ यूजेज ऑफ आईसीटी इन इंडियन जुडिशरी। आप लोग ना कई बार अपने मेंस के आंसर्स के अंदर डेटा कोड करते हो कि भाई कितने केसेस पेंडिंग है, वो दरअसल में क्या है, दैट इज नथिंग बट नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड।
उसमें सारा कुछ आ जाता है कि हाई कोर्ट के अंदर इतने पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट के इतने पेंडिंग है। ये भी क्या है, ये भी आपका टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल है इन जुडिशरी। फाइलिंग सिस्टम आपका ऑनलाइन हो चुका है, ई फाइलिंग सिस्टम आपका ई सेवा केंद्र हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑल ऑफ दीज एग्जाम्पल्स आर व्हाट, ये सब एग्जाम्पल्स हैं कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है आपके कोर्ट्स के अंदर, आपकी जुडिशरी के अंदर। तो ये जो ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट है, ये सरकार का जो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान है उसी का ये आपको एक इनिशिएटिव देखने को मिल जाएगा। इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो यहाँ पे इसको काम कर रहा है, इसको यहाँ पे इन कोऑर्डिनेशन विद ई कमेटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और जो आपके हाई कोर्ट्स होते हैं उनके साथ भी यहाँ पे मिलकर ये काम कर रहा है। आई होप ये बात समझ आई होगी। इसके अलग अलग फेजेज हैं, जैसे फेज 1 था 2011 से 2015 में, वहां पे हार्डवेयर सेटअप करने की यहाँ पे बात थी। 2015 से 2023 तक सेकंड फेज चला, जहां पर आपके डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर आईसीटी एनेबलमेंट हुआ। एंड अभी जो यहाँ पे तीसरा फेज यहाँ पे हमें 2023 से लेकर 27 के बीच में हमें यहाँ पे इंप्लीमेंट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो ये एक पैन इंडिया प्रोजेक्ट है जिसको पूरी तरह से फंड किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर, जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस आपको देखने को मिल जाएगा। राइट, तो इसके अंदर पेपरलेस कोर्ट्स, डिजिटल कोर्ट्स, कोर्ट रिकॉर्ड्स का डिजिटलाइजेशन होना, ये सारे काम हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जो भी अलग अलग पेंडिंग केसेस हैं उनका भी सारी चीज़ों का डिजिटलाइजेशन होना, ये काम यहाँ पे किए जा रहे हैं। और आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये दरअसल में सरकार के नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत ही हमें देखने को मिल जाएगा। इसको फॉर्मुलेट किया गया था आपके जो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और साथ ही साथ जो DARPG है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। तो सरकार का एक इनिशिएटिव है ताकि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से कहीं ना कहीं जितनी भी गवर्नमेंट सर्विस हैं वो सारी लोगों तक पहुंचाई जा पाए। एक तरह से हम उनकी जिंदगी को थोड़ा और आसान बना चाहे पाए, ईज ऑफ लिविंग थ्रू यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये इसका यहाँ पे फोकस हमें देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज एज एक्सटेंड। इसको डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है एज एक्सटेंड का। देखो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, यहां पर आप इसको नोटिस करो, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहां पर कुछ रिसर्चर्स के द्वारा ना एज एक्सटेंड को डेवलप किया गया। क्या है ये आखिर एज एक्सटेंड? देखो एज एक्सटेंड आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाया गया एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब ये पता क्या करेगा, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स को डिस्कवर करेगा जो आपकी एजिंग को स्लो डाउन करेंगे। मतलब आप धीरे से या मतलब आपको ज्यादा समय लगेगा बूढ़े होने के लिए। जैसे कई लोग होते हैं ना, जैसे आप लोग नोटिस करते हो, कोई लोग 70-80 साल में भी मतलब एज तो ज्यादा हो जाती है पर वो थोड़ा यंग ही फील करते हैं। उनका मतलब वैसे हालत नहीं होती, मतलब कि बहुत कि बॉडी साथ दे नहीं छोड़ी है ना, वो सब चीजें नहीं होती। कई लोग कम उम्र के अंदर ही काफी ज्यादा थोड़े एज लगने लग जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एज एक्सटेंड एक ऐसे मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उन मॉलिक्यूल्स को डिस्कवर करेगा, हमारे सामने लेकर आएगा, जो कि एजिंग को स्लो करेंगे एंड हेल्दियर लाइफ लोगों के अंदर प्रमोट कर पाएंगे। आप पूछोगे सर ऐसे कौन कौन से सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं? कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दे रखी हैं, जैसे आप यहाँ पे पढ़ पाओगे इन नामों को, मेटफॉर्मिन हो गया, रेपेमाइसिन हो गया, इस तरह अलग अलग आपको मॉलिक्यूल्स देखने को मिल जाते हैं। ये जो एंटी एजिंग होता है ना, इसी को ही आप जेरो प्रोटेक्टिव बोलते हैं। देखो जेरो, आप ये वर्ड आप लोगों ने सुना भी होगा, ये एजिंग के साथ ही लिंक्ड होता है। तो जेरो प्रोटेक्टिव ये वर्ड आप ध्यान में रखेंगे, दिस इज एंटी एजिंग। तो एक्चुअल में पता क्या होता है, हम ना अभी भी करते हैं ये सारी चीजें, हम ट्रेडिशनल तरीके से भी मॉलिक्यूल्स को डिस्कवर करते हैं। पर दिक्कत पता क्या होती है, जब हमारे पास एआई नहीं है तो हमें अच्छे से फाइंड आउट करना कि कौन सा नया मॉलिक्यूल होगा जिसमें सेम तरह की प्रॉपर्टीज होंगी एंटी एजिंग वाली, वो उसका बायो एक्टिविटी का डेटा हमें बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है, तब जाके हमारे सामने आता है। पर क्योंकि हमने एआई को इस तरह से ट्रेन कर दिया है, अब वो मिलियंस ऑफ इस तरह के मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे देख पाएगा, उनको स्टडी कर पाएगा एंड अकॉर्डिंगली क्या कर पाएगा, हमारे सामने डेटा बता पाएगा किस कौन से ऐसा मॉलिक्यूल्स हैं जिसकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है एंड किसकी नहीं है। तो अभी तक ही इसने ऑलरेडी एज एक्सटेंड ने 1.1 बिलियन कंपाउंड से ज्यादा को ऑलरेडी स्क्रीन कर लिया, उनको स्टडी कर लिया है एंड उसके हिसाब से उन्होंने जो जो चीजें पाई हुई हैं उन सामने फाइंडिंग्स के माध्यम से हमारे सामने उसके सामने फाइंडिंग्स आ चुकी हैं। तो इसके माध्यम से टाइम कम लगेगा आइडेंटिफाई करने के अंदर, ठीक है। एंड अगर हम बात करें, एज एक्सटेंड ये भी बताता है कि क्यों कुछ कंपाउंड्स के अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है एंड बाकियों के अंदर क्यों नहीं है। ऑलरेडी कुछ टूल्स हैं पर वो ये सारी चीजें नहीं बताते। एज एक्सटेंड काफी उस हिसाब से काफी एडवांस आपको देखने को मिल जाएगा, तो काफी तेजी से आइडेंटिफाई हो पाएगी और बहुत बड़े लेवल के ऊपर आप चीजों को स्क्रीन कर पाओगे, जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया भी है। और इसकी प्रोडिक्टिव पावर भी काफी अच्छी है, ठीक है। कई इन्होंने यहाँ पे एक रिसर्च में यहाँ पे पढ़ रहा था इसके रिगार्डिंग एज एक्सटेंड की, कि इन्होंने ना अगर
कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड्स को हटा भी दिया ना, तब भी एज एक्सटेंड जो था, तब भी मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट कर पा रहा था। तो यानी कि इस प्लेटफॉर्म की प्रिडिक्ट करने की जो कैपेबिलिटी है वो अपने आप में बहुत ज्यादा है। एंड उसका बेनिफिट हमें ये क्या मिलेगा कि हमारे सामने इस तरह के नए नए ड्रग्स फॉर्म होंगे जो कि एंटी एजिंग के लिए होते हैं, एंड उससे हेल्दी एजिंग और उसको हम प्रमोट कर पाएंगे, और एज डिजीज होती हैं उनको हम यहाँ पे रोक पाएंगे। ये सब बातें आपको एज एक्सटेंड के बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज ईपीएफओ प्लान्स एटीएम कार्ड फैसिलिटी फॉर फंड विड्रॉल। पहले मैं थोड़ा आपको ना एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता देता हूँ, फिर इस एटीएम कार्ड फैसिलिटी के बारे में भी आएंगे। देखो, जब हम बात करते हैं ना ईपीएफओ, ईपीएफओ दरअसल में क्या है? इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। दरअसल में आपका जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट था 1952 का, उसके माध्यम से इसको बनाया गया, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। काम क्या रहता है इसका? देखो, काम इसका ये रहता है कि जैसे जो कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता है, जैसे आप लोग भी नोटिस करते हो, पीएफ कटता है, ठीक है? तो पीएफ जो होता है, एक बेसिकली पेंशन स्कीम और एक इंश्योरेंस स्कीम अपने वर्कफोर्स के लिए, उनके लिए अच्छे से काम कर पाए, उनके लिए सारी चीजें अवेलेबल करवा पाए, ये काम रहता है पीएफ का। तो प्रोविडेंट फंड हो गया, बेसिक पेंशन स्कीम हो गया, या फिर किसी की डेथ हो जाती है, डिसेबिलिटी हो जाती है, उस केस में प्रॉपर चीजें यहाँ पे अवेलेबल कराना, उनकी इंश्योरेंस वगैरह कराना, ये सारी चीजों को एडमिनिस्टर करना किसकी जिम्मेदारी रहती है? ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा ना, जब रिटायरमेंट होती है तो पीएफ का काफी सारा पैसा लोगों को मिलता है। इसके अलावा किसी की मान लो शादी है, बच्चे की शिक्षा एजुकेशन हो गया, उस समय भी कुछ हद तक आप अपने पीएफ से पैसा निकलवा सकते हो। किसी को बीमारी होगी, कुछ घर कंस्ट्रक्ट करना है, तो पार्शियल विड्रॉल इस तरह से अलाउड होते हैं। इवन अगर हम बात करें किसी की उम्र 55 साल से ऊपर हो चुकी है, तो पूरा का पूरा यहाँ पे पीएफ अपना निकलवा सकता है। रिटायरमेंट से पहले 1 साल पहले से भी आप 90% तक अपना फंड निकलवा सकते हो। कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई, अनएम्प्लॉयमेंट, अगर मान लो आपका रोजगार चला गया, आप बेरोजगार हो चुके हो, अगर 1 महीने के लिए बेरोजगार हो, तो उस केस में आप नियरली 75% इसका पीएफ का निकाल सकते हो। अगर 2 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, फिर आप बाकी का बचा हुआ पैसा भी निकलवा सकते हो। तो इस तरह से पीएफ यहाँ पे वर्क करता है, एंड अकॉर्डिंगली अलग अलग समय के ऊपर आप इसको पैसा निकलवा सकते हो। बाकी रिटायरमेंट के समय तो आपको डेफिनेटली ये पैसा, खूब सारा पैसा मिलता ही है, ठीक है? अब कई बार पता क्या होता है, मान लो किसी को कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई, बेरोजगारी हो गया या शादी वगैरह है, उस समय किसी को ये पीएफ का पैसा निकलवाना है, तो पता क्या होता है, कई बार काफी प्रोसीजर काफी बड़ा हो जाता है, काफी लंबा, काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हो जाता है। अब यहाँ पर ईपीएफओ क्या कर रही है, वो एक फैसिलिटी रोल आउट करने जा रही है, जिसके माध्यम से ना आप एक एटीएम कार्ड की तरह पैसे निकलवा पाओगे। देखो, ऑब्वियसली उसके ऊपर लिमिट होगी कि आप कितना पैसा निकलवा सकते हो, पर कहने का पॉइंट पता क्या था, कि पहले एक बंदे को बहुत सारे फॉर्म फिल करने पड़ते थे, तब जाके उसको थोड़ा बहुत जो उसका खुद का पैसा था वो उसको निकलवा सकता था। जो मैंने बात करी ना पार्शियल विड्रॉल की, तो पार्शियल विड्रॉल करने के लिए भी ना उसको बहुत सारा लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता था। काफी बार उनके जो रिक्वायरमेंट्स होती थी और उनको रिजेक्ट कर दिया जाता था। तो सरकार ने बोला है, या ईपीएफओ ने बोला है कि अब एक काम करते हैं, हम एक एटीएम कार्ड बनवा देते हैं इनका, और जैसे ना आप थोड़ा बहुत पैसा जो भी पार्शियल विड्रॉल के अंदर अलाउड होगा, वो आप डायरेक्टली जैसे एटीएम से पैसा निकलवाते हो वैसे ही निकलवा पाओगे। इससे फायदा क्या होगा कि आपको दिक्कत नहीं आएगी यार अपना खुद का पैसा ही निकलवाने के अंदर। इतना रिजेक्शन की वजह से आपको जो चीजें फेस होनी पड़ती हैं आपके खुद के पैसे के लिए, वो सब समस्याएं फेस नहीं होंगी। तो एक्सेस आसान हो जाएगा, प्री सेट लिमिट तक आप यहाँ पे आराम से बिना कोई अप्रूवल रिक्वायर्ड के आप पैसा निकलवा पाओगे। यूजर का एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, जो डिले होता है वो भी खत्म हो जाएगा, और बिल्कुल बैंक की तरह एक फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाएगी। और जो हाई क्लेम रिजेक्शन रेट था उसको भी हम एड्रेस कर पाएंगे, क्योंकि आप थोड़ा अपना खुद का ही पैसा उस प्री सेट लिमिट के अंदर वो बड़े आराम से आप निकलवा पाओगे। तो ये कुछ बातें थी ईपीएफओ की, जो एटीएम कार्ड फैसिलिटी यहाँ पे निकाल रहे हैं फॉर फंड विड्रॉल। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब दोस्तों आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज आपके लिए टोटल 3 क्वेश्चंस हैं, जिन तीनों क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है 2022 का पीवाईक्यू, दैट इज रिगार्डिंग एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन के रिगार्डिंग है। इसका आंसर आप मुझे बता सकते हो। दूसरा आपका है विद रिगार्ड्स टू मिलिट्री एक्सरसाइज एंड कौन सी उनके साथ कंट्रीज इन्वॉल्व है, इसको आप ट्राई कीजिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि आईवीएफ के बारे में। तो इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर मुझे आप कमेंट में बता सकते हो। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, सैटरडे होमवर्क दिया था, एक था कैपिटल मार्केट्स के बारे में, इनमें से कौन सी ऐसी है जो कैपिटल मार्केट के अंदर है। देखो, अगर मैं बात करता हूँ कॉल मनी मार्केट की, और अगर मैं बात करूँ आपके ट्रेजरी बिल मार्केट की,
ये दोनों क्या है, दीज आर पार्ट ऑफ मनी मार्केट ओनली। देखो इसके तो नाम में ही मनी मार्केट है ना, तो इसको तो आप भूल ही नहीं सकते कि कॉल मनी है ना, ये तो मनी मार्केट के अंदर ही आती है। उसके अलावा अगर टी बिल्स की बात करें, ट्रेजरी बिल्स आप जानते होंगे सेंट्रल बैंक इनको इशू करता है, मतलब है ना, और यहाँ पर जीरो रिस्क होता है टी बिल्स के अंदर, तो ये दोनों के दोनों आपके मनी मार्केट के अंदर है। पर जो आपके ये आपका गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, आपका स्टॉक मार्केट हो गया, ये कैपिटल मार्केट के अंदर है। तो उसने पूछा था कितने कैपिटल मार्केट के अंदर है, तो 1 और 4 जो है वो कैपिटल मार्केट का हिस्सा है। ये दोनों फर्क आपको पता होना चाहिए, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आ रहा है इसके ऊपर, तो अच्छे से पढ़िएगा। मनी मार्केट, आरबीआई, कैपिटल मार्केट से भी ये सारी चीजें पता होनी चाहिए आप लोगों को। तो इसका आंसर बनेगा 1 और 4, यानी कि 2 यहाँ पे करेक्ट है, ओनली 2 आर इंक्लूडेड इन कैपिटल मार्केट। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे मैंने पूछा था, कुछ ऑपरेशंस के बारे में पूछा था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ ना ऑपरेशन दोस्त की, तो ऑपरेशन दोस्त किसके साथ लिंक्ड है? ये बिल्कुल सही बात कर रहा है कि जो टर्की और सीरिया के अंदर अर्थक्वेक आया था, उसके अंदर हमने यहाँ पे एक तरह से मदद भेजी, है ना, भारत की तरफ से हमारी एनडीआरएफ की टीम्स भी गई, उसी का नाम है ऑपरेशन दोस्त। दोस्तों समुद्र मैत्री की जब हम बात करते हैं ना, तो वहां पर क्या हुआ समुद्र मैत्री के अंदर, जो 2018 में अर्थक्वेक आया, सुलवेसी अर्थक्वेक, उसके रिगार्डिंग हमने विक्टिम्स की मदद करने के लिए हमने ये ऑपरेशन रन किया। पर ये मालदीव्स के रिगार्डिंग नहीं है, दिस इज रिगार्डिंग इंडोनेशिया, समुद्र मैत्री। तो सेकंड इज इनकरेक्ट। ऑपरेशन मैत्री की जब हम बात कर रहे हैं, डेफिनेटली देखो 2015 के अंदर आप लोगों को याद भी होगा, नेपाल के अंदर काफी बड़ा हमें मतलब अर्थक्वेक देखने को मिला था। उसके बाद हमने जो रिलीफ ऑपरेशन चलाया था, दैट वाज ऑपरेशन मैत्री। तो यहाँ पर 2 पेयर्स यहाँ पे करेक्टली मैच्ड है, तो ओनली 2 विल बी राइट। इसके अलावा भी कुछ और ऑपरेशन है जिनका आपको पता होना चाहिए, जैसे इसराइल के अंदर जो हुआ था अभी अभी लास्ट ईयर ही, तो ऑपरेशन अजय हमने वहां पे रन किया, दोस्त मैंने बता ही दिया। ऑपरेशन गंगा, जो यूक्रेन से हमारे जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे, हम उनको लेकर आए। अफगानिस्तान के अंदर 2 साल पहले काफी इश्यूज हुए थे, तो वहां पे हमने ऑपरेशन देवी शक्ति रन किया था। सूडान के अंदर हमने जहाँ पे अपने लोगों के लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी। एंड हैदराबाद वाला तो देखो बहुत पुराना चीज है ये तो, जब हैदराबाद को हमने यहाँ पे अपने साथ यूनाइट किया था, तो दैट वाज ऑपरेशन पोलो। पर ये तो अभी न्यूज में रहे हैं पिछले 2-3 सालों के अंदर, तो इनका तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको होमवर्क दिया था एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के बारे में, ई टू ई की बात करें, तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के अंदर मैसेजेस को सिक्योर किया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, आप किसी को मैसेज भेज रहे हो ना, तो बीच में कोई आपका मैसेज नहीं पढ़ सकता, यही एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का फायदा होता है। बेसिकली मैसेज की फॉर्म जो होती है वो बदल दी जाती है, ताकि कोई उसको समझ ना पाए उस डेटा को। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन मेटा डेटा को इनक्रिप्ट या हाइड नहीं करता। देखो इसने डेटा नहीं बोला, इसने बोला है मेटा डेटा। मेटा डेटा का मतलब क्या होता है? इट मीन्स डेटा अबाउट डेटा। क्या वर्ड होता है मेटा डेटा का मतलब? डेटा अबाउट डेटा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे एक पर्सन हूं मैं, एक पर्सन हूं आप, मैं आपको मैसेज भेज रहा हूं हेलो। अब हेलो क्या है? हेलो है डेटा, ठीक है। पर मैंने आपको मैसेज कितने बजे भेजा, आपको मैसेज कितने बजे पहुंचा, है ना, ये सारा क्या है? दिस इज मेटा डेटा, मतलब डेटा के बारे में जो चीजें होती हैं, है ना, डेटा नहीं आ रहा है उसके अंदर, बट डेटा के बारे में और जो अदर चीजें हैं, राइट, उसको हम बोलते हैं मेटा डेटा। कि कौन सेंडर है, कौन रिसीवर है, ये सब मेटा डेटा के अंदर आता है। तो मेटा डेटा को हाइड या इनक्रिप्ट नहीं करता है, ये बात अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। डजंट लिखा है ना, तो नहीं हाइड करता, डेटा को हाइड करता है पर नॉट मेटा डेटा। इसलिए सेकंड यहाँ पे करेक्ट है, पहला भी करेक्ट था। तो बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट, ऑप्शन सी बन जाएगा। दोस्तों बात करें ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स हैं, आप मुझे बता सकते हो इनमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा गलत है। एंड इसके साथ ही कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसका आप देख सकते हो। ई वीजा सिस्टम की अगर हम बात करें ना, तो ये नॉन एक्सटेंडेबल है, नॉन कन्वर्टेबल है। यस दैट इज करेक्ट। नेशनल पंचायत अवार्ड्स की बात करें, तो यहाँ पर हमारे जो एसडीजीज हैं, उनके अंदर पंचायत की कैसी परफॉर्मेंस है उसके रिगार्डिंग दिए जाते हैं, तो सेकंड भी आपका करेक्ट है। ऑपरेशन ट्राइडेंट की बात करें, तो आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, ये हमारे इंडियन नेवी का ऑपरेशन था, जहां पर कराची हार्बर के ऊपर अटैक किया था। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आई होप ये चीजें आप समझ गए होंगे। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन, इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।